हेलो डियर, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर जो सिंपल सेंटेंस है वो मैं सिखाने वाला हूँ। जस्ट इससे पहले वाले क्लास के अंदर जो सिंपल सेंटेंस की जो टाइप थी उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको सिखाया था पार्टिसिपल के जितने भी कंसेप्ट थे। देखो ये 6 टाइप थी सिंपल सेंटेंस को बनाने की, जिसके अंदर मैं आपको पार्टिसिपल के पूरे कंसेप्ट सिखा दिया हूँ। तो आज अपनी ये सिंथेसिस की 3rd नंबर की क्लास है और सिंपल सेंटेंस की 2nd नंबर की क्लास है। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पूरा सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा दूंगा, जितनी भी अब टाइप रह गई है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो टाइप थी इसकी पार्टिसिपल वाली थी, तो वो हमने अलग से कवर कर लिया है, एक अलग से मैंने क्लास बना दी है, तो वो देख लेना। ठीक है भैया जी, ये पूरे पार्टिसिपल के मैंने कंसेप्ट बताए हैं यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन, इसके जितने भी एग्जाम्पल थे वो मैंने कवर करवा दिए थे। ठीक है, ऐसे ट्रिक से भी मैंने बताया था कि जिससे आपको इजीली याद हो सके। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ाऊंगा कि ये टाइप होती क्या है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और जस्ट इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, जो भी न्यू स्टूडेंट है इस चैनल के ऊपर, तो ये जो बैच रहने वाला है इसका नाम मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये मास्टर बैच रहने वाला है। और जो ये मास्टर बैच है वो कोई सी भी बोर्ड क्लास हो उसके लिए सूटेबल रहेगा ये। जैसे कि अगर आप 8th क्लास में आपका छोटा भाई पढ़ रहा है या कोई भी पढ़ रहा हो, आपका फ्रेंड पढ़ रहा हो ना, या कोई रिलेशन में कोई भी हो, या फिर 10th क्लास में हो, ठीक है, जैसे कि आप 12th क्लास में हो ही, ये वीडियो देख रहे होंगे तो 12th क्लास में होंगे आप। तो जो ये मास्टर बैच है, इस मास्टर बैच के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ जितनी भी आपकी ग्रामर है। ठीक है, 12th क्लास के अंदर ग्रामर के 4 टॉपिक है, और कितने मार्क्स का ये वेटेज रखता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। 8 मार्क्स के आपके ग्रामर रहेगी। इस ग्रामर के जो 4 टॉपिक है वो मैं पूरे कवर कराऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको कंजक्शन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सिंथेसिस अपना चल ही रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो क्लोज रहेगी आपकी, क्लोज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इसके बाद में जो फ्रेजल वर्ब है वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। तो ये चारों टॉपिक आपको मैं इसी चैनल के ऊपर पढ़ाऊंगा। इसके बाद में जो राइटिंग पोर्शन है वो भी मैं कवर कराने वाला हूँ। आप बोलोगे सर राइटिंग पोर्शन कब शुरू होगा, तो बस ये ध्यान रखना है कि जैसे सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा, इसके कंप्लीट होने के बाद में आपको दिन में 2 क्लास देखने को मिलेगी। और टाइमिंग अभी मैं बता देता हूँ आपकी जो क्लास रहने वाली है। डेली जो आपकी क्लास होगी वो शाम के 5 बजे आपकी क्लास देखने को मिलेगी ग्रामर की। डेली आपको क्लास देखने को मिलेगी, एक भी क्लास मिस नहीं होगी। ध्यान रखना, जो ये क्लास रहेगी मंडे टू फ्राइडे रहेगी, मंडे टू फ्राइडे रहेगी, और सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, जिसके अंदर आपको खुद को रिवीजन करना है। तो ये अपना जो मास्टर बैच है ये आपके लिए ही रहने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको हेडिंग डालना है। क्या होता है ये देखिएगा, इसका मेन होता है पार्टिसिपल, मतलब कि इसके अंदर पूरे जितने भी रूल्स होते हैं वो पार्टिसिपल के लगेंगे। लेकिन सिर्फ फिर पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में अंतर क्या है, तो वो देखिएगा जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हो और दूसरा कार्य पहले के बाद हो। तो इसका मतलब ये है कि देखो पार्टिसिपल के नियम तो कब लगते थे, जब दोनों सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, तब क्या लगता था, पार्टिसिपल का नियम लगता था। बट जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है इसके अंदर दोनों सेंटेंस के, यानी जो आपको ऐड करने के लिए देगा, यानी कंबाइन करने के लिए 2 सेंटेंस देगा, उनके अंदर दोनों जो सेंटेंस रहेंगे उनके दोनों के दोनों सब्जेक्ट क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। ठीक है, और वही तरीका रहेगा जैसे पार्टिसिपल में हम यूज कर रहे थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, परफेक्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल, ये तीनों नियम थे पार्टिसिपल के। तो इसमें पार्टिसिपल के रूल ही लगेंगे, लेकिन सब्जेक्ट नहीं हटेंगे। इसमें क्या नहीं हटेंगे, सब्जेक्ट नहीं हटेंगे। फिर क्या करेंगे सर, यदि इसमें सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज करना है। हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, जैसे कि हमने जस्ट लास्ट में पढ़ा था कि यहाँ पे अगर ऐसे हो तो हम किस प्रकार से बनाते, पास्ट पार्टिसिपल में मैंने बताया था। बट अगर आपके सामने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की कंडीशन बन जाए, यानी दोनों सब्जेक्ट अलग बन जाए और उसमें एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में दे रखा हो, तो आपको ये तरीका यूज करना है। ठीक है, अब आपको क्या मैंने बताया कि यहाँ पे, एक मिनट सुनना भाई, इसमें पार्टिसिपल होते हैं ना, रूल तो वो ही लगेंगे। अब पार्टिसिपल क्या होता था, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते थे हम,
यानी जो पार्टिसिपल होता था वो हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते थे, जहाँ सेंटेंस शुरू होता था ना वही हम क्या करते थे, यूज किया करते थे। बट अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, जहाँ वर्ब दे रखी है वहीं यूज करना है, यानी देन सब्जेक्ट के बाद में आपको यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद में यूज करना है। इसके बाद में यूज करोगे ये वाले वर्ड, यानी जो पार्टिसिपल के अंदर, जैसे कि मैंने क्या क्या बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ोगे। नहीं समझ में आई वीडियो को बैक कर लेना। और अगर परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे ना भैया। अगर पैसिव वॉइस में हुआ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंदर तो हैविंग, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। पार्टिसिपल में तो इन सब का प्रयोग हम कहाँ कर रहे थे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। बट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंदर क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करना है। कहाँ यूज करोगे, समझ में आ गया लाली? देख लाली, बात ही है, थोड़ा दिमाग है ना, दिमाग की जगह ही रखना है। अगर आप भटकाओगे ना तो भटक ही जाएगा, फिर भटकाना नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें ज़्यादा रूल नहीं बता रहा मैं आपको, सिंपली बता दिया, इसमें वही लगेंगे, लेकिन इसमें ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो जी भाई, तो आगे बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है द सन रोज, राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज, ठीक है। द फॉग डिसअपियर्ड, यानी जो फॉग थी वो डिसअपियर्ड हो गई। अब जैसे अगर जो स्टूडेंट पार्टिसिपल के नियम पढ़ गया है ना, वो इजीली पहचान लेगा कि सर इसमें जो सनराइज हुआ और जो फॉग डिसअपियर्ड हुई, इन दोनों के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल लग रहा है या परफेक्ट लग रहा है या फिर पास्ट वाला लग रहा है। पहचानो एक बार कौन सी टाइप लग रही है इसमें। द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड। तो अब तुम समझ पा रहे होंगे कि सूर्य उदय हुआ तो उदय होने के बाद में फॉग अचानक से तो गायब होगी नहीं, धीरे धीरे ही तो गायब होगी, कुछ ना कुछ इसमें मतलब गैप रहेगा, है ना। नो इंटरवल तो रहने से रहा, बिल्कुल थोड़ा सा गैप रहेगा कि सनराइज होगा, उसके बाद में जो फॉग होगी वो डिसअपियर्ड होगी। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा नियम लगाना आपको, परफेक्ट पार्टिसिपल आपको यूज करना है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, द सन है और यहाँ द फॉग है, तो दोनों सेंटेंस के क्या हुए, सब्जेक्ट अलग हो गए। सब्जेक्ट क्या हुए, अलग हो गए। आपको क्या करना है यहाँ पे, करना क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना, और क्या करना है, और जो वर्ब दे रखी है उसको चेंज कर देना इसमें, हैविंग राइजन। क्यों यूज किया, समझ में आ गया होगा तुम्हें। फिर इसके बाद में दूसरा सेंटेंस कोमा लगा के एज इट इज ऐसा का ऐसा उतार देना, कोई चेंज नहीं करना है। देन इसके बाद में सेकंड एग्जांपल है, जैसे कि द जॉब वाज कंप्लीटेड ही वेंट ऑन लीव, यानी जैसे जॉब कंप्लीट हुई वह छुट्टियों पे चला गया। तो यहाँ पे देखो वो जा रहा है, कंप्लीटेड है, मतलब मैंने क्या बताया था आपको, बताओ जल्दी से, कि अगर आपके सामने पैसिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस में इज, एम और आर, या फिर वॉज या वर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस का। किसका स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस का होता है। और पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे आप, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पैसिव वॉइस का इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बनाओगे। तो द जॉब वॉज कंप्लीटेड ही वेंट ऑन लीव, तो यहाँ पे देखिएगा वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मतलब ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो इस प्रकार से बनाओगे, द जॉब हैव बीन कंप्लीटेड ही वेंट ऑन लीव, ही वेंट ऑन लीव। सब्जेक्ट अलग अलग है तो इस प्रकार से आप यूज करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल है द वेदर इज फाइन वी गो फॉर ए वॉक। जवाब दो, सोचो समझो कि पार्टिसिपल का कौन सा कंसेप्ट इसमें लग रहा है। अगर समझ में आ जाएगा तो आप इजीली बना लोगे, आपके पास में कुछ सेकंड का समय बनाओ। पहचानो, द वेदर इज फाइन, मौसम अच्छा है, वी गो फॉर ए वॉक। इसमें ध्यान रखना है कि जब मैंने बताया था कि इज, एम, आर, वॉज, वर,
केवल ये दे रखा होता है तो आप किस में चेंज कर दोगे, विंग के अंदर। किस में बदलोगे, विंग के अंदर चेंज कर दोगे। तो यहाँ पे ये विंग की तो स्पेलिंग सही करना पहले बात। तो जब कभी भी आपको अगर इज एम आर वॉज वर ही दे रखा हो और इनके बाद में मेन वर्ब नहीं दे रखी हो, इनके बाद में क्या नहीं दे रखी हो, मेन वर्ब नहीं दे रखी होती है, तो इसको हम किस में बदल देते हैं, विंग के अंदर बदल देते हैं। तो द वेदर विंग फाइन कोमा वी गो फॉर वॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सनसेट द वर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स देयर नेस्ट। अब पार्टिसिपल का कौन सा इसमें कंसेप्ट है वो पहचानो। देन इसके बाद में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको क्यों यूज करना है, क्योंकि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या है, अलग है। यहाँ पे द वर्ड्स है, यहाँ सब्जेक्ट है द सनसेट। तो जब सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज करना है। अगर सेम होते तो उसके लिए आप क्या यूज करते, पार्टिसिपल यूज करते हैं। और पार्टिसिपल सेंटेंस में कहाँ लगता है, स्टार्टिंग में लगता है सेंटेंस के। क्या आंसर हुआ, देखिए पहचानो कौन सी टाइप हुई। कि देखो सूर्य अस्त हुआ, अस्त होने के बाद में जो पक्षी है वो अपने घोंसलों की तरफ उड़ना शुरू हो गए। यही बात है, यही बात है ना प्राणी, कुछ पल्ले पड़ रही है बात, पड़ गई सर कि ऐसा तो है नहीं सर। सनसेट हो गया, ये लो सूर्य यहाँ पे था है ना, और ये लो फटाफट अस्त हो गया। तो सनसेट भी होता है धीरे 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 डाउन होता है, और पक्षी भी एक साथ ऐसे थोड़ी ना होता है कि अस्त हो गया ये लोग घोंसले में आ गए, हाँ इन्फिनिटी स्पीड से आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। वो भी धीरे धीरे आते हैं, उड़ते उड़ते, कुछ ना कुछ गैप होता है, और गैप होता है तो उसके लिए कौन सा आता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा नियम बनेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाओगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द सनसेट ये आएगा यहाँ पे देखो हैविंग, ये कौन सा पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि इसके अंदर दोनों एक्शन के अंदर क्या है, थोड़ा गैप है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्ले वॉज ओवर और लेफ्ट द फील्ड, यानी जो गेम था वो ओवर हो गया, सारे के सारे खिलाड़ी क्या हो गए, लेफ्ट हो गए। तो देखो अभी यहाँ पे वॉज ही आ रहा है केवल, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है। तो अब क्या करोगे, जब वॉज ही दे रखा हो या इज एम आर दे रखा हो ना, उसको किस में चेंज कर देंगे हम, बीइंग के अंदर बदल देंगे। बात समझ में आई क्या, अरे आगे तो आगे बढ़े क्या, बढ़े आगे। अब ये दोनों एग्जाम्पल आप खुद से करोगे, ठीक है। आगे अब अपना थर्ड कंसेप्ट है यूजिंग इन्फिनिटिव्स। अब ये सर इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, वेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, जब टू के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फटाफट से कॉपी करो इसको, क्या लिखा हुआ आपके सामने, आराम से पढ़ो, देखो कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, अभी आपके पास में समय है। अगर आपको रैपिडली पढ़ना है तो ऑलरेडी वैसे मैं वीडियो डाल रखा हूँ चैनल के ऊपर, तो वो भी देख सकते हो, पहले वाले पिछले साल के। और अभी यहाँ चल ही रहा है, ये सीरीज चलेगी आपकी। प्रॉमिस ये है कि आपको मैं पूरा सिलेबस करवा के दूंगा एग्ज़ाम से पहले, यानी आपका दिसंबर के अंदर मैं पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा। तो देखिएगा फर्स्ट इसका जो कंसेप्ट है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होता है। ध्यान रखना इन्फिनिटिव का रूल कब लगेगा, जब सब्जेक्ट क्या दे रखे होंगे, सेम दे रखे होंगे। फिर सर पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव में अंतर क्या होगा। अब देखो पार्टिसिपल में तो एक एक्शन होने के तुरंत बाद दूसरी एक्शन होती थी, अभी यहाँ पे क्या रहेगा कि एक सेंटेंस में तो ये दे रखा होगा, सेकंड सेंटेंस में आपको जो मेन वर्ब दे रखी होगी उससे क्या पता चलेगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई अनुमान होगा, कोई ना तर्क होगा या निर्णय होगा या कारण, यानी इन सबको बताने के लिए हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इसलिए सेकंड सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाना है, आपको टू लगाना है, और टू लगाकर दोनों वाक्यों को जोड़ना है। यानी देखो
दोनों सब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल सेम है, दोनों में से एक ही यूज करना है, ना कि दोनों यूज करोगे, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही तो है, सेम ही तो है। और इन्फिनेटिव के नियम भी कब लगेंगे, जब दोनों सेंटेंस के क्या दे रखे होंगे, सब्जेक्ट सेम दे रखे होंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे जस्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि सेकंड सेंटेंस, अब आप ऐसे बोलोगे सर हम पहचानेंगे कैसे कि पार्टिसिपल है या इन्फिनेटिव है, तो ये तरीका अपनाना। एक तो ये तरीका पता चलेगा कि कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई अनुमान होगा, कोई तर्क दे रखा होगा, या कोई निर्णय या कोई रीजन बता रखा होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको एक तो मेन वर्ब दे रखा होगा, और मेन वर्ब के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा होगा। तो ये तरीका आपको पहचानना है कि पार्टिसिपल लगेगा या इन्फिनेटिव लगेगा। वैसे वो आपको ब्रैकेट में बंद करके देखा कि नॉमिनेटिव है या पार्टिसिपल का यूज करना है या इन्फिनेटिव का यूज करना है, वो टाइप का नाम लिख के देगा आपको, अगर वो सिंपल सेंटेंस ही बनवाएगा तो। आगे बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। रवि वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड टू गेट फर्स्ट प्राइज, यानी रवि कठिन परिश्रम किया था, क्या प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य क्या था उसका, गेट फर्स्ट प्राइज, यानी पहला इनाम प्राप्त करना चाहता, प्रथम पुरस्कार। तो उद्देश्य क्या था, प्राप्त करना। तो वैसे ऑलरेडी अगर आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, कुछ नहीं करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जितना भी कुछ लिखा हुआ है इसको नहीं यूज करना, आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, इसको भूल जाओ, यहां से लिखना ही नहीं है इसको। ठीक है, और जो रह गया सेंटेंस उसको एज एन आपको कॉपी कर देना है, बस इतना सा यूज करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है ही हैज 3 डॉटर, ही हैज टू गेट देम मैरिड, उसके 3 डॉटर है, वह उनकी शादी करना चाहता है, मतलब शादी करेगा वो। तो यहाँ पे 3 डॉटर तक तो यहाँ लिखना ही है। टू प्लस गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये यूज करके जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको लिख देना, पहले क्या लिखा हुआ है वो आपको लिखना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। गिव हिम ए चेयर ही विल सिट इन इट, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, लेकिन इसमें आदेश दे रहा है। अब तुम सोचोगे सर यहाँ अब वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये हिम के लिए सब्जेक्ट ही आया है, क्या है यहाँ पे, ही आया है। तो बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो ये एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आ गया होगा। गिव हिम अ चेयर, तो आदेश दिया जा रहा है, गिव हिम अ चेयर। ठीक है, स्पेलिंग सही करना। अब इसमें आपको चेयर क्यों देना है, रीजन क्या है कि वो क्या कर सके, उसका वो बैठ सके, टू सिट इन इट, चेयर देना है, टू सिट इन इट, ऐसे यूज करना है। तो मेन वर्ब के पहले आपको क्या लगा देना, टू। अगर आपको टू नहीं दे रखा हो ना, आपको लिखना पड़ेगा। वो ब्रैकेट में तो देगा ही ना, आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना है या इन्फिनेटिव बनाना है। अगर वो आपको इन्फिनेटिव बनाने की बात कर रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, जो मेन वर्ब दे रखी है दूसरे सेंटेंस में उसके पहले टू लगा देना आपको, बस यही तो करना है, और क्या करना है, फालतू की टेंशन क्यों लेना है। टेंशन लोगे तो फिर जल्दी चमन बन जाओगे, फिर चमन थोड़ी बनना है तुम्हें। आई वॉन्ट अ नाइफ, मुझे चाकू चाहिए। आई सेल कट वेजिटेबल विद इट, अब क्यों चाहिए चाकू, वेजिटेबल को काटना है, तो टू कट कर दोगे यहाँ पे, आई वॉन्ट अ नाइफ टू कट वेजिटेबल विद इट, बस इतना सा करना है। मेन वर्ब दे रखी, भाई आपका टारगेट क्या है, चाकू क्यों चाहिए, किसी का कत्ल थोड़ी ना करेगा, अगर कत्ल भी करना है तो वहां पे टू किल करना पड़ेगा, है ना। जो मेन वर्ब दे रखी है उसके पहले यूज करेंगे। नेक्स्ट है मोहन वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज, क्या करोगे, मोहन वेंट, सॉरी गलत बोल दिया, देखिए मैंने, मोहन वेंट टू आगरा है ना, वांट थोड़ी बोला है। मोहन वेंट टू आगरा, क्या उद्देश्य था, टू सी द ताज। तुम ऐसे मत समझ लेना यहाँ टू आ रहा है सर, यहाँ पे भी क्या मैं टू यूज करूँ, दो दो टू आ गए, डायरेक्ट ये इन्फिनेटिव वाला टू है और ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है, यहाँ टू प्रीपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है और ये टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, जो इसको दिखा रहा है, आपका जो गंतव्य स्थान होता है उसको दिखा रहा है, डेस्टिनेशन को।
चलो इन्फिनेटिव समझ में आ गया कि कैसे क्या करना आपको। अगर सेंटेंस में कोई आपको उद्देश्य दे रखा हो या कोई रीजन बताने के लिए बोल रखा हो तो वो आपको यूज करना। अब एक लास्ट टाइप बचती है इन्फिनेटिव के अंदर ही। इन्फिनेटिव के अंदर सेकंड टाइप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, यूज टू यानी टू का प्रयोग करके भी आप बनाओगे। पहले वाक्य में किसी कार्य के न होने का कारण दिया हो, या दिया हुआ हो आपको कुछ ना कुछ कारण दे रखा हो न होने का, तो इसको पहचानने का एक ही नॉर्मल तरीका होता है कि पहले वाले सेंटेंस में वेरी दे रखा होता है, दूसरे सेंटेंस में कैन दे रखा होता है। तो इन दोनों को ही आपको क्या कर देना है, हटा देना है। वेरी को भी हटाना है और कैन नॉट को भी हटा देना है। क्योंकि कैन नॉट तो इसलिए हटेगा क्योंकि टू का अर्थ ही नेगेटिव देता है, टू नेगेटिव अर्थ देता है, इसलिए नॉट इसमें हट जाता है। टू का प्रयोग क्यों करोगे? अगर आपको एक सेंटेंस नेगेटिव में दे रखा है तो टू का यूज करना है। तो ही इज वेरी को हटाकर उसकी जगह तो आप क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे। फिर इसके बाद में एक मिनट, आप एग्जाम्पल देखो, एक मिनट में देखता हूँ कुछ आया है इसमें। करो भाई, जवाब दो एक बार। इसके बाद में देखिएगा, ही इज टू फैट टू रन। तो मैंने टू यूज क्यों किया, यहाँ पे वेरी को हटाकर टू यूज कर लिया, और जो ही कैन नॉट है इसको हटा देना है, और जो वर्ब दे रखी है, वर्ब क्या है यहाँ पे, रन। तो इस रन के पहले किसका प्रयोग करोगे आप, टू का, क्योंकि इन्फिनिटिव कब बनता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात क्लियर? नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज वेरी ओल्ड ही कैन नॉट वॉक। अब रीजन दे रखा है ना इसमें कि वह इतना बुढ़ा है कि चल नहीं सकता, तो ही इज टू ओल्ड टू वॉक, वह इतना बुढ़ा है कि चल नहीं सकता या नहीं चल पाता। तो ये समझ में आ गई होगी बात। ये नोट क्यों हटा, रीजन बता दिया कि टू खुद ही नेगेटिव का अर्थ देता है। टाइप नंबर 4 अपनी, यूजिंग नाउन्स और फ्रेजेस इन अपोजिशन। बहुत अच्छी टाइप है, कंफ्यूज कर सकती है आपको। तो देखिएगा, हेडिंग डालो अच्छे से और लिखो, इसको नोट करो। जब एक नाउन दूसरे नाउन की व्याख्या करता है या विशेषता बताता है तो उसे अपोजिशन कहते हैं। किताब में जब आप रीड करते हो ना, किताब कई बार रिपीट होता है, कई बार, बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल मिलते हैं इस वाले कंसेप्ट के ऊपर कि इसमें एक नाउन दूसरे नाउन को एक्सप्लेन करता है। सेंटेंस में आए व्याख्या करने वाले फ्रेज को नाउन के बाद में लिखते हैं, यानी जो एक्सप्लेन करता है उस वाली फ्रेज को पहले वाले नाउन के बाद में यूज करना है। इस वाले के बाद में यूज करोगे आप, पहले वाले नाउन के बाद में यूज करोगे। यदि दूसरे सेंटेंस में मेन वर्ब दे रखी हो और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड या कोई से भी मॉडल्स दे रखे हो, उन्हें हटा देते हैं जब इनके बाद में क्या दे रखी हो, आपको मेन वर्ब दे रखी हो। मेन वर्ब से पहले अगर ये तुम्हें हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे तो इनको क्या कर देना है, हटा देना है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसको मैं थोड़ा लेट करवाऊंगा, इस वाले एग्जाम्पल को पहले ये करो। मनीष इज माई फ्रेंड ही प्लेज क्रिकेट विथ मी। मनीष इज माई फ्रेंड ही प्लेज क्रिकेट विथ मी। मनीष मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ क्रिकेट खेलता है। तो मनीष को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या प्रयोग करोगे, देखिए बताओ। मनीष आपके लिए क्या है, दोस्त है, और करता क्या है, वो खेलता है। तो मनीष माय फ्रेंड, ठीक है, मनीष पहला नाउन हो गया। इसकी व्याख्या यानी एक्सप्लेन क्या कर रहा है, वो दूसरा यहाँ पे क्या होगी, फ्रेज होगी माय फ्रेंड। कोमा लगाकर माय फ्रेंड आपको लगाना, ये इजट जाएगा,
इसको क्या कर देना, आपको हटा देना है। इसके बाद में सब्जेक्ट भी सेम ही है, यहाँ पे मनीष के लिए तो ये आया है, तो यहाँ पे अब क्या करोगे, मेन वर्ब क्या है, प्लेज। ये ही क्यों हटा, क्योंकि मनीष के लिए आया था तो हट गया। क्रिकेट विद मी, क्रिकेट विद मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सूरदास वॉज अ फेमस पोइट, ही वॉज ब्लाइंड। अब यहाँ पे देखिएगा सूरदास है, ये नाउन हो गया पहला, उसकी व्याख्या क्या है कि वो फेमस पोइट है। ठीक, कोई इशू यहाँ तक, कोई नहीं बात। अभी इसके बाद में अब देखो क्या होता है यार, बच्चे ऐसे इतने ढीठ हो जाते हैं ना, अपनी भाषा में बोलते हैं कि कितना ही समझा लो उसको, कितना ही डांट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना ही समझा लो। वो ये दिमाग में उनके एक साइकोलॉजी फिट हो रखी है कि मेरे समझ में नहीं आएगा। देखो अगर सर के पढ़ाने के बाद घर पे आके अगर रिलैक्स माइंड से तुम उस चीज़ को 30 मिनट भी अगर पढ़ लेते हो, अच्छे से लर्न कर लेते हो, पेन कॉपी लेकर रफ कॉपी के अंदर लिख लिख के इजीली समझ जाते हो। लेकिन कहीं तो ऐसे होते हैं कि पूरा पका पकाया ही मिल जाए, टीचर का सिर खाना है बस, कि टीचर पढ़ा रहा है पढ़ाने दो, टीचर कितना ही बता ले। ये वाला अगर टॉपिक सिंथेसिस की बात करूँ ना मैं, कहीं तो ऐसे होते हैं कि बाहर में जाए, टॉपिक 2 नंबर का है, 2 नंबर का नहीं है ये। देखो ग्रामर में काम तो आ रहा ही है ये, लेकिन राइटिंग पोर्शन में भी मदद कर देता है ये। अगर आप ग्रामर पढ़ के बुक पढ़ते हो ना तो बहुत फायदेमंद होता है, आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है वो। बट नहीं, ग्रामर पढ़ने से आप यानी सीखने से डरते हो, डर पैदा कर रखे हो आप। डरना नहीं है, हालांकि तुम्हारे 12th क्लास के लिए हार्ड हो सकता है, अगर तुम छोटी क्लासों से चीज़ें सीखते हैं तो आज समस्या नहीं होती। अब आप फर्स्ट बार ही 12th में पढ़ रहे हो ये चीज़ें, तो फिर वो तो आपके लिए थोड़ा होगा ही ना, तो थोड़ा मेंटेन करके चलो। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो पॉज करो, एक बार समझो कंसेप्ट क्या कह रहा है, वीडियो बैक कर करके देखो। तो देखिएगा सूरदास, और इसके लिए एक अलग से वर्ड बना है, ए फेमस पोएट, फिर कोमा लगाना है, सब्जेक्ट सेम है ही, तो हटा देना आपको ही। इसके बाद में वॉज ब्लाइंड यूज करना है। आप बोलोगे सर वॉज को हटा दे, क्या नहीं हटाना है, क्योंकि ब्लाइंड तो एडजेक्टिव है यहाँ पे। अरे एडजेक्टिव है अंधा, अंधे के लिए तो ये एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है, ये वर्ब थोड़ी ना ब्लाइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन वॉज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, ही डाइड इन एक्सीडेंट। तो देखो मोहन है, पहला नाउन तो मोहन हो गया, वॉज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, द ओनली विशेषता क्या है कि वो अपने पिताजी का एकमात्र बेटा है। तो डाइड इन एन एक्सीडेंट, बस इतना सा करना, ये हिट जाएगा। क्योंकि ई क्यों हटा, क्योंकि मोहन के लिए तो ये आया है, ये हट गया। लव एंड कुश वर द सन्स ऑफ सीता, दे वर वेरी ब्रेव। लव एंड कुश द सन्स ऑफ सीता वर वेरी ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको, जो मैंने अभी आपके लिए छोड़ा था। इसमें है आई वेंट टू जयपुर, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। इसमें क्या करना था, देखो समझने का तो ये था कि मैं जयपुर गया था, पूरा सेंटेंस लिखना था इसमें। इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ये जयपुर ऑब्जेक्ट के रूप में था तो वो हट गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था लेकिन बनेगा ऐसे ही है। सॉरी बेटा। अब आगे देखते हैं हम, यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज। 5th नंबर की टाइप है, आज इसको कवर करना है। देखो सिंपल सेंटेंस अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब 10-5 मिनट की हो रही है क्लास। यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, इसमें क्या करना होता है कि एडजेक्टिव के अंदर आपको एलवाई जोड़ देना है और उससे क्या बन जाएगी, एडवर्ब बन जाएगी। इतनी काफ़ी आपके लिए, बस इतना ही खूब है। अगर आप एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ दोगे तो वो एडवर्ब बन जाएगी। इतनी आती है 12th में टाइप, और इतनी हार्ड भी नहीं पूछेगा। जो ये टाइप लास्ट 5th नंबर की और एक और टाइप रहेगी, तो आपको एडजेक्टिव के अंदर एलवाई जोड़ देना और फिर क्या बना देना है, एडवर्ब बना देना है। ही रन फास्ट, ही वॉज इन हरी। तो देखो यहाँ पे क्या करना है
ये हरी को क्या बना देना है, एडवर्ब बना देना है। और वैसे कि अगर लास्ट में वाई आता है किसी के एडजेक्टिव में, किसी एडजेक्टिव के लास्ट में क्या आता है, वाई आता है, तो वाई को उठाकर हम आई ई डी जोड़ देते हैं पहले तो, और फिर इसके बाद में हम क्या जोड़ेंगे, एल वाई, तो हरीडली हो जाएगा। तो ही रन पास्ट है ना, ऐसे भी कर सकते हो, ही रन पास्ट हरीडली भी हो सकता है, या हरीडली ही रन पास्ट भी करेक्ट हो जाएगा। और जो बाकी पार्ट है उसको क्या कर देना, आपको हटा देना है। जो बाकी पार्ट है उसको हटा देना है। क्यों हटाना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के अंदर केवल एक ही सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्या हो गया, हट गया। नेक्स्ट बात करते हैं, द टीचर टोट इंग्लिश, ही टोट परफेक्ट। तो देखो परफेक्ट वर्ब है, और वर्ब के बाद में ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो द टीचर टोट इंग्लिश परफेक्टली, तो इस परफेक्ट के अंदर हमने क्या जोड़ दिया, एल वाई सफिक्स कर दिया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ग्रुप ऑफ बॉयज प्लेड क्रिकेट, द प्लेड हार्ड। तो ये हार्ड क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये हार्डली बन जाएगा। तो द ग्रुप ऑफ बॉयज प्लेड क्रिकेट हार्डली। अब ये द प्लेड है, इसको आपको क्या कर देना है, हटा देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, he heard a sound, it was all of a sudden। तो सडन का क्या हो जाएगा, सडनली। तो he heard a sound suddenly, बस इतना सही है, और कुछ करना नहीं है। वो ब्रैकेट में आपको दे देगा कि यूजिंग एडवर्ब या फिर एडवर्ब फ्रेज, ये आपको लिख के दे देगा। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। जो एडजेक्टिव दे रखा होगा उसको एल वाई से शुरुआत कर देना, मतलब एल वाई जोड़ के एडवर्ब में चेंज कर देना है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स ये आप खुद से करोगे, ठीक है। ये तो मतलब अलग टाइप आ गई है ना, इतने थे उसके एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल काफ़ी आपके लिए। लास्ट टाइप बची है इसकी, यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरंड। नाउन या जिरंड। अब जिरंड क्या होता है कि जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो वो किसका काम करता है, जिरंड का काम करता है। किसका काम करेगा भैया, जिरंड का काम करेगा। वो जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ दें, तो सर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ने से तो पार्टिसिपल भी तो बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल ध्यान रखना वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाया जाता है। पार्टिसिपल कहाँ लगाया जाता है, नन्हे मुन्ने ए गोपाल, मेरे को ये बता कि पार्टिसिपल कहाँ लगता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। और जो जिरंड भाई साहब है, जो ये अपना फूफा जी लगता है, ये फूफा जी है ना, तुम्हें पता है कि शादी के अंदर कहीं पे भी बैठ जाता है, चाहे तो इसको रसोई घर में बिठाओ या फिर इसको कहीं पे भी बिठा दो, फूफा जी नाराज नहीं होंगे। क्योंकि अगर फूफा जी को कोई काम नहीं देंगे तो फूफा जी का मुंह फूल जाता है, फिर वो फूफा ही बन जाता है ना। तो ध्यान रखना है कि जो जिरंड भाई साहब होता है, ये जो जिरंड होता है वो सेंटेंस में कहीं पे भी आ सकता है एज ए नाउन के रूप में। और जो पार्टिसिपल होता है वो कहाँ लगता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। आई बात समझ में। तो देख मेरी बात सुन, नाउन या जिरंड के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। देखो ये बोल ही रखा है कि यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरंड, प्रयोग करके 2 वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। फिक्स प्रीपोजिशन जैसे कि लुक एट, ग्लैड एट, हैप्पी एट, प्लीज्ड विद, गुड एट, वीक इन, स्टेयर एट, ये फिक्स प्रीपोजिशन है कि लुक के साथ में एट आएगा, ग्लैड के साथ में एट आएगा, हैप्पी के साथ में एट, प्लीज्ड विद होता है, गुड एट, वीक इन, स्टेयर एट, ग्लैंस एट, डिस्प्लेड विद, सेटिस्फाइड। कैसे भी याद कर लेना, इनको खुद की ट्रिक भी बना लेना कि देखने के सेंस में एट आता है और पर्सन रहने के केस में भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज्ड का मतलब भी होता है पर्सन होना या हर्ष से होना, है ना, जो भी आप चाहो अर्थ निकाल सकते हो उसका ना। तो इन खुशी के साथ में, मतलब खुश रहने वाले वर्ब के साथ में एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही सो द मून, ही बिकेम ग्लैड, ही बिकेम ग्लैड, तो ही बिकेम ग्लैड। आपको ध्यान रखना है कि कुछ सेंटेंस आपको लास्ट में भी दे सकता है, यानी सेकंड सेंटेंस को आपको पहले भी लिखना पड़ सकता है। तो ही बिकेम ग्लैड, ग्लैड के साथ में क्या प्रीपोजिशन आता है, एट। एट तो आ गया। अब मैंने क्या बोला आपको कि एट क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। 11th क्लास में प्रीपोजिशन पढ़ के आए होंगे, और प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ में क्या लेता है, नाउन लेता है। क्या लेता है अपने साथ में, नाउन लेता है। अब सर नाउन लेगा तो देखो सिंपल सेंटेंस दे रखा, 2 सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में 2 वर्ब रहेगी,
तो एक वर्ब को आपको क्या बना देना है, जिरंड बना देना है। और जिरंड कैसे बनता है जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं। जब क्या जोड़ते हैं हम, आईएनजी जोड़ते हैं, तब वो क्या बनता है, जिरंड बनता है। क्या बनता है, जिरंड बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो सो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, सी। तो सी के अंदर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो क्या बन गया, जिरंड बन गया। ग्लैड एट सीइंग द मून। नेक्स्ट है यू हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन ड्रोवन। तो ये है कि देखो आई हेल्प्ड मी आई वुड हैव बीन ड्रोवन। तो आई वुड हैव बीन ड्रोवन यानी मैं डूब गया होता विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी मदद के बिना। अगर तुम मेरी मदद नहीं की होते ना तो मैं आज डूब गया होता। डूब गया होता तो सत्यानाश होता। अब सत्यानाश नहीं होता तो ये ध्यान रख लेना कैसे यूज करना है। देखो इसके कोई फिक्स नियम तो है नहीं कि तुम बोलो कि सर इसके तो है ना हमारे को है ना फिक्स रूल दे दो। देख रूल मेरे पास इसके अब कोई ट्रिक तो है नहीं कि मैं दे दूँ। अब प्रैक्टिस करोगे बार बार तो सीख जाओगे, नहीं करोगे तो फिर है अपना कल्याण तो होगा ही होगा। जो इजी टाइप 4 टाइप तो करो ना कम से कम। आप पूरी 6 की 6 नहीं आ रही तो 4 टाइप तो क्लियर करो भाई। 1-2 टाइप नहीं आती तो कोई बात नहीं, कोशिश करो, सीख जाओगे धीरे धीरे। द मदर सो द चाइल्ड सी वॉज वेरी हैप्पी। द मदर वॉज वेरी हैप्पी, हैप्पी के साथ में क्या आता है, एट आता है। इसके बाद में सीइंग द चाइल्ड, ये रहा। सो को वर्ब फर्स्ट फॉर्म बना, ऑब्जेक्ट क्या, द चाइल्ड, बस। द मदर पहले ऑलरेडी आ ही चुका, देखो ये रहा, दिख रहा है ना, बस। तो ये अपनी टाइप कंप्लीट होती है। कुछ एग्जाम्पल हो रहा है तो ये आप कर लोगे, जैसे कि यू कैन गो होम आफ्टर फिनिशिंग दिस जॉब, यानी आप घर तभी जा सकते हो जब भी आप काम करोगे। वी ऑल प्रेफर टू के बाद में बताओ क्या करोगे। अब पहले तो हम यूज कर रहे थे कि सर टू के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, लेकिन टू के बाद में आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं एज एन जिरंड के रूप में। माई ब्रदर इज इल, ही हैज हाई फीवर। तो माई ब्रदर इज इल, अब इल के साथ में क्या आता है, विद आता है। इसके साथ में बीमार, मतलब क्या रीजन है वो बताने के लिए। चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आज पूरी क्लास देखे तो कमेंट सेक्शन में पता भी चल जाएगा। देखता हूँ कितने स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे। मुझे ये बताओ गुड्डे, हे लाली, हे देवी, मुझे ये बता कि जो जिरंड होते हैं किस प्रकार से बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये होगा। सेकंड क्वेश्चन, जो जिरंड होता है ये काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। जिरंड काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल। थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये सिंगुलर होता है या प्लूरल। अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हो तो जवाब दे दोगे, नहीं पढ़ रहे ना तो फिर देख ले, हालत गंभीर है। इसके अलावा मुझे आप बताओगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम सीरियस हो। अगर तुम सीरियस नहीं हो ना तो ये क्लास लेना ही मैं ऑफ कर दूंगा भाई, है ना। अभी तो देखो ये अभी गोलू मोलू इस्माइल तो कर रहा है, लेकिन फिर बाद में तुम एग्ज़ाम देके एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे ना तो यही गोलू मोलू की जो भी तुम्हारी शक्ल है ना ऐसी हो जाएगी और ऐसे आंसू आएंगे। फिर जिस दिन रिजल्ट भी आएगा ना तो तुम ऐसे रोगे, ऐसे ऐसे तिरछी नज़र से देखोगे कि बगल में कोई मेरा रिजल्ट थोड़ी ना देख रहा है। ऐसे ऐसे देखोगे, कोई देख थोड़ी रहा है, देखिए मैं देख तो लूँ, कौन देख रहा है मेरे को। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक लाइक तो बनता है यार, लाइक ज़रूर कर देना। तुम लाइक आइक नहीं करते यार, ये अच्छी बात नहीं है। देखो